नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर समय पर। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 38 में श्री राम जानकी मंदिर, जहां पर आज मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वार्ड में शिविर लगाया गया है। और ये शिविर 38 और 39 दोनों वार्ड के लिए है और नगर पालिका के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो साथियों, इस वक्त हमारे साथ भारतीय स्टेट बैंक से वित्तीय सहायता जो पद होता है उस पद पर, साक्षरता पद पर पदस्थ हैं और सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बैंक से संबंधित सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। किस तरीके से आप अपनी डीबीटी वगैरह जो भी प्रोसेस होती है उसको किस तरीके से आप करवा सकते हैं और क्या समस्याएं उसमें आती हैं, उसका समाधान किस तरीके से होता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसे आपने अभी डीबीटी के बारे में बताया, जानकारी दी, सर क्या है डीबीटी? डीबीटी मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं इनका सीधा हितग्राही को लाभ मिले। कोई नगद देने में बिचौलिए आ जाते हैं, तो बिल्कुल पारदर्शिता के लिए सरकार जो भी सहायता देना चाहती है, चाहे वो अनुदान राशि हो, अनुग्रह राशि हो, किसी भी प्रकार की राशि, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी हितग्राही के खाते में सीधा अंतरित करेंगे और 100% उसका लाभ उस हितग्राही को मिल सके। डीबीटी में एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ, कई बार व्यक्ति कई खातों में, कई बैंकों में खाता खुलवा लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं लाडली बहना का लाभ इस बैंक के खाते से लूँ, गैस की सब्सिडी का लाभ इस बैंक के खाते से लूँ और कोई योजना का लाभ उस, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका आधार कार्ड एक बार एक खाते में लिंक हुआ और उसमें डीबीटी एक्टिवेट हो गई, तो जब तक वो उस खाते से आधार कार्ड डीलिंक नहीं होगा यानी हटेगा नहीं, तब तक उस व्यक्ति को उस योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा। अन्य यदि खाते में वो चाहेगा तो ऐसा होना संभव नहीं है, जब तक कि उसको वो उस खाते से अलग ना करा ले, तभी वो नए खाते में ऐड हो पाएगा और वहाँ पर भी डीबीटी एक्टिवेट हो पाएगी। सर कुछ लोगों को जैसे पैसा ट्रांसफ़र होने में भी समस्या आती थी या आगे आएंगी, तो उसको किस तरीके से अपन हल कर सकते हैं? जैसे किसी का पैसा आना है तो नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो उसको कैसे हल कर सकते हैं अपन? नहीं, पैसा देखिए, पैसा आने का ऐसा है कि मान लीजिए जो माइनर अकाउंट्स हैं उनमें लिमिटेशंस हैं, तो उनकी सीमा से अधिक पैसा आएगा तो खाता एक्सेप्ट नहीं करेगा, या उसको विड्रॉल करना है उसमें माइनर अकाउंट्स में सीमाएं बनी हुई हैं। और चूंकि आरबीआई का निर्देश है कि कुछ एक निश्चित सीमा से ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस का आपको रिपोर्ट करना है, कई बार 2 लाख कर देते हैं, कई बार 10 लाख भी कर देते हैं। तो ये बाधाएं कब आती हैं कि जब उस खाते में प्रॉपर केवाईसी ना हो, खाता स्टॉप कर दिया गया हो, खाते में होल्ड लग गया हो केवाईसी का। तो मैं सभी जनता से इसीलिए आग्रह करता हूं कि अपना समय पर जाकर बैंक में केवाईसी अपडेट अवश्य कराएं और किसी को फ़ोन पर कोई जानकारी ना दें। यदि आप फ़ोन पर जानकारी देते हैं तो आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है। तो धोखाधड़ी अगर होती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जी, एक भारत सरकार ने बैंकिंग साइबर क्राइम के लिए 1930 नंबर निर्धारित कर दिया है। आपको घबराना नहीं है। और सबसे पहली चीज़ इसमें सावधानियां बता दूं, अपरिचित व्यक्ति का फ़ोन मत उठाएं, नंबर 1। नंबर 2, एंड्रॉयड फ़ोन आजकल ज़्यादातर लोग यूज करते हैं और उसमें यदि लाल से स्पैम लिखा आ रहा है तो आपको पूरा उस फ़ोन को उठाना ही नहीं है, और जब घंटी पूरी हो जाए तो उसको जाके ब्लॉक लिस्ट कर दीजिए आप। और कभी भी अपने, यदि उठा ही लिया फ़ोन, तो कभी भी अपने से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी, जैसे अपने आधार कार्ड की जानकारी, अपने पैन कार्ड की जानकारी, अपने समग्र आईडी कार्ड की जानकारी, अपने खाते की जानकारी, कभी भी किसी को फ़ोन पर नहीं देना है। आपको सीधा बोलना है कि हम भैया बैंक आएंगे, अपना ओरिजिनल लाएंगे और फोटोकॉपी लाएंगे, हम बैंक जाके ही सौंपेंगे, हम आपको फ़ोन पर कोई भी चीज़ बताने के लिए असमर्थ हैं और ना मैं बताऊंगा। तो ये तमाम जानकारी जो बैंक से संबंधित थी वो आपके सामने हमने साझा की है और इस पर अगर आप गौर करेंगे तो निश्चित एक फ्रॉड से आप बच सकते हैं।